नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपीएस एकेडमी चंबा। जहां पे आपको पता है कि आपके यहाँ पे सर आपको हमेशा हिमाचल प्रदेश पटवारी के बारे में जो भी आपकी जानकारी है, जो भी उससे रिलेटेड सिलेबस है, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश पटवारी की जो भी भर्ती है उसके बारे में वो पढ़ा रहे हैं। यानी कि इसके पहले आपने इस चैनल पे देखा है कि आपको वहां पे साइंस की साथ में मैथ की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। आज यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो दूसरा सिलेबस है, जो पार्ट 2 है, जिसमें आपको पता है कि आपको जनरल अवेयरनेस वाला जो पेपर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको उसमें जनरल नॉलेज, साथ में हिमाचल प्रदेश का जनरल नॉलेज, इसके अलावा आपको इंग्लिश जिसमें वो मैट्रिक लेवल का होगा, साथ में हिंदी, लॉजिकल रीजनिंग और कुछ सब्जेक्ट है जिन्हें आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से ये भी सिलेबस आपके हिमाचल प्रदेश पटवारी का है, जिसके अंतर्गत उन सारे पार्ट को मैं कवर कराने वाला हूं। साथ में और जो आपके अदर सब्जेक्ट है उनको सर ने आपको पहले ही वीडियो प्रोवाइड किया है, साथ में वो इसी तरीके से कंटिन्यू आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आज से हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पटवारी के जो भी ये दूसरा वाला पेपर है यानी जनरल अवेयरनेस को, इसको हम यहाँ पे देखेंगे और डेली यहाँ पे हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले इस वीडियो को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आप किसी भी टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहेंगे या फिर उसको आप एमसीक्यू के तौर पे यहाँ पे देखेंगे, साथ में मैं कॉन्सेप्ट को साथ में बताते चलूंगा। तो आपके मन में जो भी इससे रिलेटेड थॉट्स है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हम उससे ये जान पाए कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर उसको हम केवल एमसीक्यू के थ्रू आपको प्रैक्टिस कराएं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा कि ये ब्रिक्स है, तो क्या आपको ब्रिक्स में बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है? जितने भी सारे आपके कह सकता हूं कि इंस्टीट्यूशन है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं या फिर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराते जाएं? तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग उन आंसर को देख करके उसका रिव्यू करके उसी तरीके से आपको आगे वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके क्वेश्चंस को भी यहाँ पे देखेंगे, साथ में इसके जो भी आंसर होंगे और आंसर के साथ इससे रिलेटेड बनने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, सारी चीजों को एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आइए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको टाइप की गई होगी। तो आप यहाँ पे जो भी दोनों बोर्ड के जो भी व्यक्ति हैं या फिर जो भी लोग हैं, सब लोग इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा? पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा कि भारत ने ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कब हासिल की या फिर कब संभाली? अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें हम कॉन्सेप्ट को जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स कई सारे देशों का एक कह सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका काम क्या है? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स हमेशा विकासशील देशों का एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। पहला चीज क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखते चलूंगा, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ब्रिक्स है क्या? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स कई सारे देशों का एक प्रकार का समूह है। तो क्या है ब्रिक्स? आपका है ब्रिक्स और इसमें आपके कितने सारे आपको यहाँ पे देश देखने को मिल रहे हैं? तो पहला है आपका ब्राजील, दूसरा है आपका रसिया, तीसरा है आपका इंडिया, चौथा है आपका चाइना और पांचवा कौन सा है? साउथ अफ्रीका। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा हो जाता है? आपका ब्राजील। तो आपको याद रखना है सारे कंट्री के बारे में। पहला हो जाता है आपका ब्राजील, दूसरा कौन सा हो जाता है? आपका रूस, तीसरा जो हो जाता है वो हो जाता है आपका इंडिया और चौथा कौन सा हो जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, चौथा है आपका चीन और पांचवें की बात करें तो याद रखिए साउथ अफ्रीका, यानी कि ये कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। तो ये आपको ध्यान देना है, कितने सारे कंट्री है? दक्षिण अफ्रीका। तो टोटल यहाँ पे कितने कंट्री है? तो आंसर हो जाएगा आपका कितना? टोटल आपके 5 कंट्री है। कौन सी कंट्री है उसका भी आपको नाम याद रखना है, ताकि आपसे इसमें पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, कौन सा देश ब्रिक्स का पार्ट नहीं है। तो इसमें से आपको ऑप्शन में कोई दूसरा एक देश डाल देगा और 3 इसमें से, तो आपको इस तरीके से आंसर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ब्रिक्स क्या है? कई सारे विकासशील देशों का समूह है जो क्या करते हैं कि कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उनका एक दूसरे के साथ वो उसका सलूशन निकालते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं। तो ये तो हो गया ब्रिक्स के बारे में। दूसरी चीज ये आपको ध्यान देनी है कि ब्रिक्स की अगर बात करें जो स्थापना है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका, ये भी आपको ध्यान देना है, ब्रिक्स की स्थापना हुई थी आपका
सॉरी यहाँ पे ये आपका हुआ था 2009 में। कब कब हुआ था? तो ये हुआ था 2009। और कहाँ पे? तो याद रखिएगा वो आपका रूस में हुआ था। एक और क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि ब्रिक्स में सम्मिलित सबसे नया देश कौन सा है? तो याद रखिएगा ये पहले इसका नाम ब्रिक हुआ करता था, सबसे लास्ट में इसमें कौन सा आया? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका, और बाद में इसका नाम क्या पड़ा? तो ब्रिक्स बन गया था। यानी कि सबसे नया इसमें कौन सा देश जुड़ा है? तो याद रखिएगा ये आपका सबसे नया देश जुड़ा है। अब इस तरीके से आपको ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो आपसे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इतनी चीजें ध्यान देनी। अब ये क्वेश्चन इस टाइम मैं आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, ये आपके लिए करंट अफेयर्स में क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इस टाइम हर साल आपका ब्रिक्स का समिट होता है। इस बार ब्रिक्स का कौन सा समिट हुआ है? तो याद रखिएगा ब्रिक्स का आपका 18वां समिट हुआ है, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा। और याद रखिएगा कब ये इसको अध्यक्षता को कब संभाला है? तो आंसर हो जाएगा, याद रखिए 1 जनवरी 2026 को, यानी कि इसी साल का जो न्यू ईयर था भारत ने इसकी अध्यक्षता को संभाला। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और इतनी सारी डिटेल में आपको चीजें जब आप पढ़ेंगे किसी एमसीक्यू से रिलेटेड, तो याद रखिएगा इससे बाहर क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको कर लेंगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा? ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इससे पहले कौन सा समिट हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 17वां। और कहां पे हुआ था? तो याद रखिए एक जगह है जिसका नाम है रियो डी जेनेरो, यानी और ये कहां पे है? तो याद रखिएगा ये है आपका कहां पे? तो ये शहर है आपका ब्राजील में। तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो इतने सारे आपके ब्रिक्स के बारे में मैंने यहाँ पे पॉइंट बता दिए, तो आप इनको ध्यान दीजिएगा ताकि आपके सारे आंसर हो जाए। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि वर्ष 2026 में आयोजित ब्रिक्स शिखर कौन सा क्रमांक है, यानी कि ये कौन सा समिट है? तो अभी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया कि ये 18 था, और 17 वाला कब हुआ था? इसके पहले। और वो कहां हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। और याद रखिएगा ब्राजील जो है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये आपको ध्यान देना है। वो गन्ना का भी सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या 18वां है, और इसके पहले 17वां कहां हुआ था मैंने उसको भी आपको बता दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्यों? आपसे ये पता है कि आपको ध्यान देना है कि जो इंडिया ओपन 2026 है ये हो रहा, और ये आपसे पूछ सकता है कि ये किस गेम से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड है। तो आपने इंडिया ओपन के बारे में नाम सुना होगा, ये आपको ध्यान देना है कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान देना है ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा इसका आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी बैडमिंटन है वो इससे रिलेटेड है इंडिया ओपन से। तो आपको ध्यान देना है। एक और चीज यहां से पूछता है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है? एक पूछता है क्वेश्चन आपसे कि चेन्नई ओपन किससे संबंधित है? कौन सा? चेन्नई ओपन, ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा चेन्नई ओपन आपको याद रखना है, ये आपका टेनिस से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान देना है। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको एमसीक्यू भले एक देखने को मिले, आप उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट है जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको सारी पॉइंट को ध्यान से समझना है। क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं तो इसके यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहां से भी पूछा जा सकता है। तो आपको जितने भी पार्ट है सबको कवर करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा कि केरल लेजिस्लेटिव इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये जो समिट है ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो फेस्टिवल हो रहा है, जैसे मेला लगता है तो वहां पे लोगों की भीड़ होती है, सेम इसी प्रकार से ये एक कह सकता हूं इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल मनाया जा रहा।
और जहां पे कह सकता हूं कि बुक्स से रिलेटेड चीजें होंगी, तो ये कहां पे हो रहा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इस बार भारत में हो रहा, और भारत में कहां, वो भी केरल में हो रहा। तो केरल में किस जगह पे हो रहा, यही आपसे क्वेश्चन इसका मतलब ये पूछ रहा। तो ध्यान दीजिएगा, जो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है, ये वहीं पे आयोजित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान देना है ये कहां पे है। ये सारे आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि जो इसको मतलब इसकी जो देख रेख है उसको विधानसभा ही करेगी, वहां की जो कह सकता हूँ डिपार्टमेंट है, प्रशासन, वही करेगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल के इस टाइम प्रेजेंट में सीएम कौन है। तो केरल के सीएम कौन है, तो आपको ध्यान देना है केरल के जो सीएम है यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, तो आपको याद रखना है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन, ये आपको नाम याद रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक प्रकार से कह सकता हूं कि इसकी देख रेख करेंगे, वहां का जो प्रशासन होगा उसका देख रेख करेगा। तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा है, यानी कि उनके सीएम इस टाइम फिलहाल में कौन है, तो आपको याद रखना है पिनराई विजयन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या है, तो आपसे ये क्वेश्चन ध्यान देना है कि भारतवर्ष 2026 में किस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान देना है कि 2026 में फरवरी में आपको पता है कि भारत और साथ में श्रीलंका दोनों देशों में आपका कह सकता हूं क्या हो रहा, तो आपको पता है कि मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है। तो वही पूछ रहा कि भारत में कौन सा आयोजित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जो आगे इंफॉर्मेशन होंगी उनको मैं आपके साथ बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है, पूरी तरीके से सही हो जाता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पिछली बार कहां हुआ था, तो आपको याद रखना है वेस्ट इंडीज में हुआ था, साथ में और कौन सा, वेस्ट इंडीज, और कौन सा हुआ था, तो आपको याद रखना है कि साथ में अमेरिका में भी इस वर्ल्ड कप को कराया गया था। तो ये पिछला वाला वेन्यू है, वेन्यू का मतलब जिस जगह पे हुआ था। दूसरी चीज कि ये पिछली बार का विजेता कौन रहा, तो आपको पता है कि विजेता कौन रहा है, तो आप इस चीज को बढ़िया से जानते होंगे कि भारत ये पिछला विश्व कप आपका जीता है। इसके अलावा उप विजेता कौन रहा, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उप विजेता के तौर पे आपको पता है कि जो साउथ अफ्रीका था, यानी कि आपका दक्षिण अफ्रीका, वो इसका क्या है, उप विजेता है। तो ये आपको ध्यान देना, दक्षिण अफ्रीका। तो ध्यान दीजिएगा ये कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका। आपको इतनी सारी चीजें ध्यान देनी है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कब हुआ, तो आपको पता है ये 2024 में आपका हुआ था, और फाइनल कब हुआ था, तो आपको याद होगा कि ये 29 जून 2024 को हुआ था। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हिस्ट्री से भी रिलेटेड चीजें होंगी। तो क्या पूछ रहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको मैं कुछ चीजें बता रहा, आप उनको डिटेल में देखिएगा, फिर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखेंगे। सबसे पहले कब, 1919 में कब, आपको ये सारे डेट्स आपको याद रखने हैं, सब इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा कब 1919 में क्या हुआ था, ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक नियम पारित किया गया था जिसका नाम क्या था, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट, ये नियम कब पारित हुआ, तो रोलेक्ट एक्ट आपको ध्यान देना है कि ये पारित हुआ था आपका 1919 में। ये कैसा एक्ट था, तो ध्यान दीजिएगा ये एक ऐसा नियम था, एक ऐसा अधिनियम था जिसके तहत कह सकता हूं ब्रिटेन सरकार ने ये नियम निकाला था कि अगर कोई भी देश में यानी भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्रिटेन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधि यानी उनका विरोध करने का सोच रहा, तो उसको इस अधिनियम के तहत बिना किसी मुकदमे के क्या किया जाएगा, जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा और 2 साल की सजा होगी। साथ में और क्या होगा, तो याद रखिएगा किसी भी प्रकार की वो अपील नहीं कर सकता। तो इसीलिए कई सारे लोगों ने रोलेक्ट एक्ट को एक और नाम दिया था, क्या नाम दिया था, तो ध्यान दीजिएगा काला कानून, ये इन्होंने ऐसा नाम दिया इसको। अब इसी के विरोध में कह सकता हूं कि वैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919 में कई सारे लोग पंजाब के अमृतसर में क्या कर रहे थे, एक वैसाखी का दिन था, उस दिन मेला लगा हुआ था, कई लोगों की भीड़ लगी हुई थी वहां पे, और वो लोग कह सकता हूं इसी के बारे में
वो लोग अपनी चर्चा कर रहे थे, सभा जुटाए हुए थे, तभी एक ब्रिटेन का अधिकारी आता है जिसका नाम था जनरल डायर, और वो क्या करता है, चारों तरफ से गोलियां चलवा देता है, जिसकी वजह से हजारों से ज्यादा संख्या में लोग मारे जाते हैं, और उसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो कई सारे पॉइंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। किसने गोली चलवाई थी, तो आंसर हो जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो जनरल डायर। कौन हो जाता है, जनरल डायर। इसके बाद और इसमें क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हुआ कहां था, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के कहां पे, तो अमृतसर में हुआ था। तो ये आपको आंसर ध्यान देना है, पंजाब का अमृतसर। अब इसका आंसर अब आपको पता चल गया होगा, कई सारे क्वेश्चन बन गए। कहां हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। किसके विरोध में, रोलेट एक्ट के। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। और किसने गोली चलवाई, जनरल डायर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में ये हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, मैं धीरे धीरे करके क्वेश्चंस पढ़ाता जाऊंगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या पॉलिटी को अलग से पढ़ना है, या फिर इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन के तौर पे प्रैक्टिस करवाते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है। मतलब क्या हुआ इसका, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि अगर भारतीय संविधान में लिखा कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, अगर सरकार क्या करे, उसको चेंज करती है, या फिर कह सकता हूं चेंज करना चाहती है, और उसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, बिना किसी संविधान, बिना किसी अमेंडमेंट के, बिना किसी संशोधन के, तो करेगी क्या, तो उस संविधान को कह सकता हूं एक प्रकार से, कौन संविधान के लिखे नियमों का पालन कौन करेगा, उसको कौन बचाएगा, उसको कौन संरक्षित करेगा। तो याद रखिएगा, जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा हाई कोर्ट है, हम उसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ उसमें अपील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कौन इसका बचाव करेगा, कौन उसको संरक्षित करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो आंसर क्या हो जाता है आपका, तो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो पूरी तरह से भारत में बहती है। आपको आंसर आ रहा होगा कि ऑप्शन आपका आंसर क्या होगा, गंगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ये बिल्कुल आपका गलत आंसर है, ये आंसर आपका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी कब कहलाती, जब वो भारत के साथ साथ बांग्लादेश में ना बहते हुए केवल भारत में बहती। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो गंगा नदी है वो भारत में भी बहती है, और वो आगे बहती हुई कह सकता हूं बांग्लादेश में भी जाती है। जबकि भारत में सबसे बड़ी नदी कौन कहलाएगी, तो आंसर इसका होगा गोदावरी नदी। क्यों, क्योंकि ये केवल भारत में बहती है, और इसकी लेंथ कह सकता हूं कि कितना, इसकी लेंथ भी आपको ध्यान देनी है। तो ये 1465 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये कौन सी नदी है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। हाँ ठीक है, आप गंगा लगा सकते हो, बट सबसे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। क्यों इसका गोदावरी नदी आंसर होगा, मैं कहता हूं कि वो आपका गंगा नदी ऑप्शन तब सही होता जब ये पीछे क्वेश्चन में नहीं लिखा होता। क्या, जो पूरी तरह से भारत में बहती है। एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो केवल भारत में बहे, दूसरे देश में ना बहे, ऐसे क्वेश्चंस को आपको पूछ रहा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए ना होकर के ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ये वाला डी वाला बिल्कुल सही हो जाता है, जो कि है आपका कौन सा, तो ये है आपका गोदावरी। और याद रखना है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो आपको याद रखना है, इसकी लंबाई है आपका 1465 किलोमीटर। एक और चीज ध्यान देनी है, इसमें मैं थोड़ा सा मैप के थ्रू आपको बता रहा कि ये कहाँ पे आपका बहना स्टार्ट करती है और किधर इसकी दिशा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये मैं छोटा सा यहाँ पे आपको बना करके दिखा दे रहा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं और फिर आप इन चीजों को कभी ना भूल पाओ। तो ये आपको कुछ इस प्रकार से आपने इंडिया का मैप देखा होगा और आप ये जानते होंगे कि कहाँ पे ये गोदावरी नदी बहती है। तो आपको मैं ये बना करके दिखा दे रहा, इन चीजों को ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये इंडिया का मैप हो जाता है। मैंने छोटा सा यहाँ पे बना दिया। अब आपको पता है कि ये वाला जो इलाका है
ये वाला पार्ट ये कौन सा है, तो आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा है, आपका महाराष्ट्र का पार्ट है। यहीं पे एक जगह है, यहाँ पे इसको बोलते हैं त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर से ये नदी निकलती है। ये कौन सी जगह है, तो ये हो जाती है त्र्यंबकेश्वर, और वो भी कहाँ पे, तो आपको याद रखना है ये आपका महाराष्ट्र में हो जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो ये आपका महाराष्ट्र में हो जाता है त्र्यंबकेश्वर। यहीं से ये नदी आपका बहना स्टार्ट करती है, और कह सकता हूं कि ईस्ट की साइड में, ये भी दिशा भी कई बार नदियों की पूछ ली जाती है कि किस दिशा में बहती है, तो याद रखिएगा ये ईस्ट साइड में आपकी बहती हुई जाती है, और इधर से होते हुए ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आपकी गिर जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है, ये किस दिशा में बहती है, तो आंसर हो जाता है क्या, तो आपको आंसर याद रखना है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गोदावरी। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती आपकी बहती हुई आगे चली जाती है, और ये केवल भारत में पाई जाती है, इसीलिए ये भारत की सबसे बड़ी नदी कहला सकती है। और साथ में इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, दक्षिण गंगा के नाम से कौन नदी जानी जाती है, तो आंसर क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका गोदावरी। और जबकि अगर मैं बात करूं कि गंगा नदी आपकी किधर बहती है, तो आपको ध्यान देना है गंगा नदी आपका ऐसे यहां से निकलते हुए कुछ इस प्रकार से बहती हुई यहां बांग्लादेश से होती हुई आगे चली जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है गोदावरी, और कह सकता हूं कि गंगा के बारे में मैंने आपको कई बहुत सारे पॉइंट बता दिए, तो आपको ध्यान देना है, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको भी ये याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं, 9 नंबर, कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय पशु है। इससे रिलेटेड कई सारे आपसे एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, तो मैं उसको आपको डिटेल में बता दे रहा। तो याद रखिएगा, आपको आंसर आ रहा होगा इसका कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा बाघ। अब मैं आपको चीजें बताता हूं, 1972 में क्या हुआ था, भारत में क्या निकला था, तो याद रखिएगा भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। मैं अभी इसके बारे में और भी चीजें बता रहा, क्या हुआ था 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा नियम था जिसके अंदर ये आपका बताया गया कि जितने भी आपकी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे गायब हो रही, जो भी आपके जंगल है, इनको हमें क्या करना है, बचाना है। जो आपके जंगली जीव है उनको बचाना है, उनको आवास देना है, इस तरीके की चीजें। तो 1972 के बाद 1973 में गवर्नमेंट ने एक कह सकता हूं प्रोजेक्ट निकाला था, जिसका नाम क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर। और इसी के थ्रू याद रखिएगा, इसी के ये आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1973। अब बाघ के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी, आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो याद रखिएगा, जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो है हड़प्पा, और इसकी खोज हुई थी 1921 यानी 1921 में। और किसने किया था, तो ये आंसर याद रखिएगा, दयाराम साहनी नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। ये आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा करता है। अब आपको पता है कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी के स्टमक के निचले पार्ट में आपको किडनी के बारे में आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी में दो किडनियां पाई जाती हैं जो सेम के बीच के आकार के होते हैं, और कह सकता हूं उसके अंदर नेफ्रॉन जैसी यानी धागेनुमा संरचना होती है, जो क्या करता है हमारी बॉडी से जो ब्लड जाता है, ब्लड से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको छान करके ब्लड को ऊपर भेज देता है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको कह सकता हूं कि वो हमारी बॉडी के पार्ट से बाहर निकालने में मदद करता है। तो वही आपसे पूछ रहा कि ब्लड को शुद्ध करने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा आपको किडनी करती है। ये सेम के बीच के आकार का होता है, और इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें आपका नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है, ये धागेनुमा संरचना होती है जो ब्लड को प्योर करने में मदद करता है, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुर्दे या फिर कह सकता हूं किडनी, और ये दो आपकी पाई जाती हैं, ये आपको पता है। इसके बाद यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि मानव शरीर में रक्त का लाल किस कारण होता है। तो याद रखिएगा कि मानव के रेड ब्लड सेल में कैसा, ह्यूमन में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है, मतलब रेड ब्लड, व्हाइट ब्लड, साथ में आपका प्लाज्मा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे
जो हीमोग्लोबिन होता है ये क्या है, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो सही है हीमोग्लोबिन। अब मैं थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है। तो हीमोग्लोबिन याद रखिएगा ये एक प्रकार की आपकी प्रोटीन है जो आरबीसी में पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। इसके अलावा कह सकता हूं कि ब्लड का थक्का कौन बनाता है, यानी कि जो रक्त है रक्त का थक्का कौन बनाता है, रक्त का थक्का। तो याद रखिए कौन सी विटामिन, तो याद उसको भी रखना है कि विटामिन के जो है ये आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। रेड ब्लड सेल की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिए 120 डेज होती है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। और साथ में इसका कह सकता हूं कि आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तो जो आपकी रेड ब्लड सेल है यानी कि लाल रक्त कणिका है उसका निर्माण कहाँ होता है, वो बनती कहाँ है। तो आपको ये भी ध्यान देना है, ये कई बार एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका निर्माण जो होता है वो होता है आपका अस्थि मज्जा में। कहाँ पे, अस्थि मज्जा। और एक चीज और ध्यान देनी है कि जो अस्थि मज्जा है उसको इंग्लिश में हम लोग बोन मैरो के नाम से जानते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, बोन मैरो। तो ये आप लोग याद रखिएगा कौन सा हो जाता है, अस्थि मज्जा। 120 दिन कार्यकाल होता है, रक्त का थक्का प्रोटीन के की वजह से बनता है। तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या पूछ रहा है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एक आपका क्या है, पौधा है कुछ इस प्रकार से। तो आप जानते हैं कि पौधा क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को लेता है। इस प्रकार से आपका ये सूर्य है और सूर्य से ये प्रकाश को इस तरीके से लेगा और नीचे से आपको पता है कि पानी लेगा, साथ में और भी अदर्स मिनरल्स को लेगा और ये भोजन का निर्माण करता है। भोजन के निर्माण में आपको पता है कि ये भोजन का निर्माण करेगा और निर्माण करने के बाद ये ऑक्सीजन को क्या करता है, रिमूव करता है, यानी कि ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ये क्या करता है, ये अपने भोजन को भी बनाता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ये क्या करता है, लेता है, तो ग्रहण करता है यानी। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो ये क्या हुआ, इसको हम फोटोसिंथेसिस के नाम से जानेंगे। इसमें पेड़ क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश को लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जमीन से वो मिनरल्स और पानी को लेते हैं, भोजन बनाते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, यानी कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज आपका बनता है, जिसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ लिया जाता है C6H12O6। ये भी आपको ध्यान देना है। यही आपका सुक्रोज का भी फॉर्मूला है, ग्लूकोज है, आपका फ्रक्टोज का भी है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो कौन सी क्रिया होती है, मैंने कई सारे पॉइंट बता दिए। अब आपको आंसर पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 है वो आपसे क्या पूछ रहा कि ध्वनि किस माध्यम में आपका नहीं चल सकती। ध्वनि इसका आंसर जो होगा तो याद रखिएगा वो होता है निर्वात में। निर्वात का मतलब वैक्यूम में, और वैक्यूम क्या होता है, एक ऐसा प्लेस जहां पे किसी भी प्रकार का कह सकता हूं गैसेस ये सारी चीजें कुछ भी ना पाया जाए, वैसे प्लेस को आपको निर्वात कहते हैं। और इसमें आपकी ध्वनि नहीं चल सकती है, जबकि इसका अपोजिट लाइट होता है वो चल सकता है। एक और चीज, ध्वनि की जो स्पीड होती है वो कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में वो आपका 332 मीटर चल सकती है। जबकि लाइट की अगर हम बात करें, यहाँ पे जब हम ध्वनि की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रकाश की भी बात कर लेते हैं, लाइट की। इसकी जो कह सकता हूं कि स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। दूसरी चीज अगर किलोमीटर में बात करें तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको ध्यान देना है। इसकी स्पीड आपसे एग्जाम में इन दोनों की पूछी जाती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 15। थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं तो आप देख लीजिएगा इन चीजों को। बोला कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। अब आपको आंसर आ रहा होगा यकृत, जो कि आपका बिल्कुल गलत आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको याद रखना है आपके बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बड़ा अंग कौन सा है, बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा त्वचा। ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा, ये हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करके तभी इसको आंसर बताऊंगा। बोला कि नीलकमल कौन सा समास है। याद रखिए समास के आपके 6 भेद होते हैं।
कौन कौन सा? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, साथ में आपका कर्मधारय। जिसमें अव्ययी भाव समास कैसे समास होते हैं? जिनमें हमें क्या देखने को मिले? उपसर्ग देखने को मिले आगे, वो क्या है? अव्ययी भाव समास। जैसे कह सकता हूं कि यथार्थ हो गया, यथा संभव हो गया, तो यथा क्या है यहाँ पे आपका एक प्रकार से उपसर्ग हो गया, तो वो अव्ययी भाव समास। द्वंद्व, द्विगु, यानी कि आपको पता है कि जब माता और पिता साथ में आपको जब नंबर दिखे, बहु संख्या दिखे, तो आपका द्वंद्व द्विगु इसमें आ जाएगा। इसके अलावा बहुव्रीहि कर्मधारय के बारे में आपने सुना होगा, तो आपको पता है कि नीलकमल को जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? नीला, नीला है जो, कैसे होगा इसका? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए इसका कोई दूसरा अर्थ निकल नहीं रहा, तो ये कौन सा समास है? तो याद रखिएगा ये आपका कर्मधारय समास है। अगर आपको समास के बारे में नहीं पता है, समास के बारे में आप डिटेल में नहीं जानते हैं, तो आप एक बार, अगर इन चीजों के बारे में आपको नहीं पता है, आपको हिंदी ग्रामर के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप एक बार कमेंट में अपने बातों को रखिएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही, तो हम उस पर डिटेल में अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको यहाँ से किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाता है कर्मधारय समास। आंसर इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से और भी कई सारे हैं, मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस कराते चलूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि स्वागत में कौन सी संधि? अब आपको पता है कि संधि आपके 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें स्वर संधि के आपको पता है 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और आपका यड़ स्वर संधि। इसके अलावा कह सकता हूं कि अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो आपने यड़ संधि के बारे में सुना होगा कि उसमें आपका य हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पे स्वागत आपसे पूछ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका यड़ संधि है, और कैसे है मैं आपको बता दे रहा। कैसे है ये आपका? जब आप स्वागत यहाँ पे लिखते हो और स्वागत का आप संधि विच्छेद करोगे, तो याद रखिएगा ये 2 में पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सु प्लस आगत। ये आपको ध्यान देना है, सु प्लस आगत। ये भी पूछता है यहां से जब उ निकलता है और यहां से जब आपका आ निकलता है, जब इनको हम लोग जोड़ते हैं तो याद रखिए क्या बनता है। तो इसका यहां से अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका क्या बचा है? उ निकल गया, यानी कि इस शब्द में से स्वर निकल गया, तो ये आधा बचा, यानी कुछ इस प्रकार से बचा, आधा बच गया। और यहाँ पे क्या बन गया? आपका वह बन गया। और ये इसका जब ऐड होता है, ये आधा 100 है, और यहाँ पे जब ये वो ऐड होगा और यहाँ पे आपको आ दिख ही रहा, यानी कि ये वाला, सॉरी, यहाँ पे उ और आ मिला के वा बना, तो यहाँ पे वा हो गया और पीछे का आपको गत ये वाला मिल जाएगा। तो स्वागत क्या हो गया? आपका यड़ स्वर संधि हो गया। इस तरीके से इसका हम लोग संधि विच्छेद करना देखते हैं और इस तरीके से इसको करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। स्वागत किस प्रकार से हुआ मैंने बिल्कुल डिटेल में आपको बता दिया। आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या होगा? तो आपको पता है कि नहीं पूछ रहा है इसमें सूर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो आपको ये चंद्र दिख रहा है जो कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी रवि, भानु, दिनकर, ये सब क्या है? भास्कर, ये सब किसके हैं? ये सूर्य के आपके पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है, यही इसका पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उदय का विलोम क्या होगा? क्या रात्रि होगा? नहीं। अंधकार भी नहीं होगा, प्रकाश भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्त, यानी कि डूबना। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्या पूछ रहा? राम ने फल खाया, इसमें कौन सा कारक है? अब आपने कारक के बारे में सुना होगा, आपने देखा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे आप जब देखते हैं कि कर्ता ने, यानी कि जो कर्ता, जब ने हमें दिखे तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, जब आपको को दिखेगा तो कर्म कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा? राम ने, तो यानी ने दिखा, यानी कौन सा कारक है? तो याद रखिएगा आपका कौन सा हो जाता है? कर्ता कारक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे हिंदी के भी 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, फिर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। क्या बोला है? ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, यानी कि ये आपका क्या है? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? तो ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब,
और ये क्या है, तो आपको याद रखना है ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, तो याद रखिएगा ये है आपका क्या रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। अब आपको ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यहाँ पे हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो याद रखिएगा सेड टू को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, आस्क्ड में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आस्क्ड हो गया। जो कंजक्शन होगा WH वाले क्वेश्चन में वो आपका एज अ कंजक्शन यूज हो जाएगा, यानी कि W यहाँ पे वेयर आपका दिखेगा, अगर यही हेल्पिंग वर्ब से होता तो आपका इफ या वेदर से शुरू होता। इसके बाद ये बन जाता है सिंपल सेंटेंस यू आर गोइंग, और उसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा ही आस्क्ड मी सब में है, बिल्कुल सही है, वेयर तो लगेगा, अब यहीं पीछे हमको देखना है, तो ये क्या हो गया सिंपल सेंटेंस यू आर गोइंग, और यू आर गोइंग हो गया वो आपका असर्टिव बन गया, और हमको उसको चेंज करना है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यू आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा आई। तो वेयर के बाद आई कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी कि जो सी वाला है और डी वाला है वो पूरी तरीके से आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर आई और आई के साथ वॉज लगता है तो आप यहाँ पे वॉज लगाइएगा और गोइंग, क्योंकि टेंस भी चेंज करेंगे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो पूरी तरीके से वेयर आई वॉज गोइंग, ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना बोला, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब आपको पता है कि पैसिव वॉइस जो होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है, ये आपको पता होगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा द वर्क, और फिर इसमें आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज बीन, तो ये क्या होगा द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम, क्योंकि दे का देम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये पूरी तरीके से आपका सही हो जाता है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे की तरफ फिर से यहाँ पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा, ये आपका टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा कि दे, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, क्या भरना है इसमें, द मैच टुमारो। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे प्लेड भरा जाएगा, प्लेड तो आपका पता है कि अगर यहाँ पे मैं दे प्लेड लिख दूं तो ये आपका कौन सा टेंस बन जाएगा, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। और आपको पता है कि इंडेफिनिट टेंस में कल के लिए यस्टरडे लगाते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया, हैव प्लेड, यानी कि वो कल मैच खेल चुका है। क्या कल मैच खेल चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, टुमारो तो लगेगा जब आने वाला रहेगा तब ना, यानी कि फ्यूचर में हुआ। तो आपको यहाँ पे सीधे दिख रहा होगा कि जो विल प्ले है यही इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पूरी तरीके से सही हो जाता है। ये कौन सा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, आपको ये चीजें नहीं करनी है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं, बोल रहा कि सी, फिर ये आपको भरना है, ये हेल्पिंग वर्ब है, साथ में मेन वर्ब, फॉर 2 आवर व्हेन आई मेट हर। मैं यहाँ पे क्या है, स्टडी है ना, कि मैं 2 घंटे पढ़ी जब मैं उससे मिली, तो यहाँ पे सी हो गया। तो यहाँ पे 2 आवर्स है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब वॉच के साथ, यानी कि जब आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो पास्ट क्या मैं बता रहा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जब आपका होगा तो इसके साथ कह सकता हूं कि आपका टाइम वर्ड आपका नहीं आ सकता, क्योंकि टाइम वर्ड तभी आएगा जब आपका कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा और दूसरा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है हैड बीन स्टडिंग और फॉर 2 आवर। इसके अलावा क्या हो सकता है, स्टडीड हो गया और हैज स्टडीड हो गया। तो यहाँ पे यही वाला भी ऑप्शन आपका नहीं सही है। इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका हाँ ये ऑप्शन नंबर डी पूरी तरीके से सही हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है, सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बोल रहे हैं, ये आपका नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच से। क्या पूछ रहा है, द वर्ड ऑनेस्टी इज एन, ये क्या है, ऑनेस्टी क्या है, इसमें से कौन सा नाउन है। तो आपको पता है कॉमन नाउन में जैसे क्या आता है, जिसमें हम लोग किसी भी प्रकार के कॉमन्स की बात करते हैं, ट्राइब्स की बात, जैसे हम पूरी नस्ल के बारे में, जैसे बॉयज के बारे में बात करूं, जैसे मैं लिख दूं बॉयज, इसके अलावा जैसे गर्ल, इसके अलावा जैसे आपका रिवर हो गया, रिवर के अंदर सारे रिवर हो गए, माउंटेन हो गया, ये सब क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा ये सब आपका कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन में इन्हीं का नाम हो जाएगा, जैसे मैं लिख दूं गंगा, ये आपकी स्पेसिफिक रिवर है, तो ये प्रॉपर नाउन। जैसे मैं राम लिख दूं तो ये भगवान में है और ये स्पेसिफिक है।
तो ये आपका क्या हो गया प्रॉपर नाउन। एबेक्ट स्टेट में क्या होता है सर, फीलिंग के बारे में बताई जाती है। फीलिंग कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ सर, जिसमें ग्रुप होते हैं, ग्रुप में लोग होते हैं उसको हम, जैसे स्टूडेंट्स, चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स में लड़की लड़के दोनों आ जाएंगे, चिल्ड्रेन में बच्ची और बच्चा दोनों आ जाएंगे, तो बच्चा क्या आपका एबेक्ट स्टेट। एबेक्ट स्टेट का मतलब क्या होता है भाववाचक, और इसमें आपको फीलिंग के बारे में बतानी पड़ती है। भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा भाववाचक। तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाता है, जिसमें हम क्या किस चीज की बात करें, तो याद रखिएगा इसमें हम एक्सप्रेस फीलिंग, यानी कि हम जब फीलिंग की बात करें एक्सप्रेस फीलिंग, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आपका एबेक्ट स्टेट नाउन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी है। ऑनेस्टी, ईमानदारी एक प्रकार की फीलिंग होती है, ये आपको ध्यान देना है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे क्या कि हिमाचल प्रदेश, अब यहाँ से आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम हिमाचल प्रदेश से है, तो वहां से ये चीजें पूछी जाएंगी। तो क्या है, हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था। भारत तो हमारा 1947 में आजाद हो चुका था। अब आपको पता है कि देश में कई सारे राज्य हैं जो आजादी के कई सालों बाद उनको राज्य का दर्जा मिला, तो वहीं पे जो हिमाचल प्रदेश है उसको कब मिला था, तो याद रखिए ये 2019 में आपका क्वेश्चंस पूछा गया है हिमाचल प्रदेश पटवारी में। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि इसका कौन सा आंसर है, तो याद रखिएगा 1971 में हिमाचल प्रदेश को कह सकता हूं कि राज्य का आपको दर्जा मिला था। इसके अलावा मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में और भी कई सारी चीजें बता दे रहा, तो वो आपको ध्यान देना है। एक चीज, हिमाचल प्रदेश जो है आपको मैंने मैप यहाँ पे बनाया ना, मैप के बारे में कि हिमाचल प्रदेश आपका कहाँ पे है, यहीं पे मैं आपको फिर से बता दे रहा, ध्यान से देखिएगा। हिमाचल प्रदेश आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, सारी डिटेल में चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको मैप में दिखा दे रहा कि हिमाचल प्रदेश आपका कहाँ पे है, फिर इसके बारे में और भी जानकारी दूंगा, जिससे आपको अगर यहाँ पे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उन चीजों को कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आपका मैप में कहाँ लोकेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा हिमाचल प्रदेश का जो इलाका है वो कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका लद्दाख वाला पार्ट है और यहीं पे क्या है आपका हिमाचल प्रदेश लोकेटेड है, ये आपको ध्यान देना है। तो कहाँ पे हिमाचल प्रदेश है उसकी लोकेशन आपको पता चल रही होगी। इसके अलावा कह सकता हूँ ये आपका क्या हो गया, ये आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं, तो आपको याद रखना है जिलों की संख्या कितनी है, जिसमें आपको याद रखना है टोटल कितने जिले हैं, तो आंसर हो जाएगा आपके जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश में कितने, 12 हैं। जिसमें मैं ये कह सकता हूं कि इसमें अगर हम बात करें कई प्रकार के जिलों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे शिमला हुआ, धर्मशाला हुआ, कांगड़ा घाटी के बारे में आपने सुना जो कि कांगड़ा में है, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। तो मैं आपको जिले बता दिया। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे सबसे बड़ा आपका जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा आपका जो जिला है क्या, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है, कांगड़ा। और आपको पता है यहाँ पे कांगड़ा घाटी भी आपकी पाई जाती है। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आपने किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आपने सुना होगा कौन सा राज्य, लाहौल एवं स्पीति, ये आपने सुना होगा। तो ये आपका स्पीति, ये आपका सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। अगर मैं बात जिला, अगर मैं सबसे छोटा जिला बात करूं तो आपको याद रखना है सबसे छोटा जिला आपका कौन सा हो जाता है, तो सबसे छोटा जो जिला हो जाता है वो आपका हमीरपुर हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। एक और चीज याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की आपकी 2 राजधानियां होती हैं, कौन कौन सी, तो मैं आपको यहाँ पे अलग से बता दे रहा है हिमाचल प्रदेश की कितनी राजधानी होती है, इसकी 2 राजधानी होती है। कौन कौन सी इसकी राजधानी 2 होती हैं, कैसे, तो याद रखिए गर्मी के समय में इसकी राजधानी कुछ और होगी और सर्दी में कुछ और, गर्मी और यहाँ पे सर्दी। तो आपको याद रखना है सर्दी में गर्मी में आपका शिमला होता है और कह सकता हूं सर्दी में कौन सा होता है, तो ये होता है आपका धर्मशाला। कौन सा, धर्मशाला, ये आपको ध्यान देना है। इतनी सारी चीजें मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दी, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है। मैंने अभी आपको बताया जो शिमला है ये क्या है, गर्मी के दिनों में
हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है, जबकि सर्दी में कौन सी होगी, तो वो भी आपको ध्यान देना है, धर्मशाला। आपने धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के बारे में सुना होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा कि क्षेत्रफल के आधार पे हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो मैंने आपको क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पीछे अभी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कौन सा है। तो आपने क्षेत्रफल के हिसाब से स्फीति के बारे में जाना, तो यहाँ पे कौन सा है आपका, इसमें आपका ये ऑप्शन नहीं दिया है, मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको इसको स्किप करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बाद में बता दूंगा। क्या बोला, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपको ध्यान देना है हिमाचल प्रदेश में जो नदी बहती है वो कौन सी है, आपको तो याद रखना है सतलज नदी, जो कि सिंधु का पार्ट है, वो हिमाचल प्रदेश में आपकी बहती है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बोला कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो आपको याद रखना है जो आपका कस्तूरी मृग है, ये हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है। अब 5 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, जो कि आपके लॉजिकल रीजनिंग के हैं, उसको मैं करा देता हूं, फिर ये आपका यहीं पे सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। जैसे यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में आपको दिख रहा कि मैंगो को क्या लिख दिया है, मतलब यहाँ पे एम को लिखा है एन, ए को लिखा है बी, एन को लिखा है ओ, और जी को लिखा है एच, और ओ को पी, यानी कि एक एक वर्ड आपका आगे का लिख दिया। तो वही चीजें हम भी करेंगे। ए के बाद क्या आएगा आपको पता है, ए के बाद बी आ जाएगा, पी के बाद आपका क्यू आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, एल के बाद आपको पता है कि एम हो जाएगा, और ई के बाद आपका एफ हो जाएगा। यही आपके ऑप्शन में होगा। तो मिला लेते हैं इसको, बी क्यू क्यू, तो यानी सारे चारों ऑप्शन में है, एम के बाद एफ, सॉरी यहाँ पे ये सब ऑप्शन एक ही हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर में ऑप्शन सारे एक ही हो गए हैं। तो बस एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको करने के तरीके के पर्पज से लेके आया है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ऑप्शन मैं इसको चेंज करा दूंगा, और ये वीडियो ये जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी तो उसमें ये आपका करेक्ट होगा। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, ये आपको ध्यान देनी है, और इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें कुछ बताना चाहता हूँ, उसको देख लीजिएगा, फिर ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, ये आपका ईस्ट होगा, और ये आपका वेस्ट होगा, ये आपका साउथ होगा। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है वो चलना शुरू करता है, तो कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर वो मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। बोला कि राम उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है, यानी कि उत्तर की तरफ 10 मीटर चला, तो ऊपर की तरफ चला होगा किधर, मैं इसको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए उसका मेन पॉइंट था, ओरिजिन था, यहाँ पे 10 मीटर आपका उत्तर की तरफ चलता है। उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो ये कितना चला, तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मीटर। फिर बोल रहा कि फिर वो दाईं तरफ मुड़ गया। जैसे आप उत्तर की साइड में जब ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और ये मैं बोर्ड की तरफ, ये ऊपर उत्तर की साइड गया, मेरा दायां कौन सा है, तो ये वाला, तो मैं किधर घूम गया, इधर घूम गया, इस साइड। कितना घुमा, कितना चला, फिर 10 मीटर। आपसे कितना पूछ रहा, 10 मीटर। फिर पूछ रहा है कि फिर पीछे चला, यानी कि पीछे लौट आता है दोबारा से, और जितना गया था उतना ही पीछे आ रहा है, यानी कि ये वाला 10 गया था, अब इधर से 10 क्या हो गया, रिटर्न हो गया, तो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो पूछ रहा वह शुरुआत वाले दूरी से कितना दूर चला, तो याद रखिएगा ये जो 10 मीटर ही केवल चला था, तो आंसर क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे 32 का कौन सा है, बी वाला सही हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्या पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। राहुल उत्तर की तरफ चलता है, तो पहले इसको उत्तर साइड की तरफ यहाँ पे ऊपर चला गया, फिर दाईं तरफ मुड़ जाता है, यानी मेरा ये वाला हाथ, तो इधर ये दाईं तरफ मुड़ गया, फिर वह किधर मुड़ जाता है, तो बाईं तरफ। जैसे मैं इस साइड खड़ा हो गया, तो बाईं तरफ कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि इसका दायां, अब इस तरीके से मैं खड़ा हूं तो दायां ये हो गया, बायां ये, अगर मैं इस तरीके से करूं तो ये नीचे, और ये बायां मेरा ऊपर हो गया, तो बायां किधर है, आपका ऊपर हो गया। तो पूछ रहा है किस दिशा में है, तो आप देख रहे होंगे ये उत्तर ही दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए वही वाला क्वेश्चन उसी तरीके से, सी के बाद डी आया, ए के बाद बी आया, टी के बाद यू, सेम इसी तरीके से डी के बाद आपका ई आएगा, ओ के बाद आपका पी, और जी के बाद एच। तो ई पी एच ये कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे है, तो ये पूरा आपका आंसर सही हो जाता है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये आपका यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा, यदि सभी पेन किताब है और सभी किताबें मेज हैं तो क्या निष्कर्ष निकला। जैसे मैं ये कहूं कि
कि मेरे जो भी पेन है वो मान लीजिए 5 है, और ये क्या है, इसी को बोला कि ये पेन ही क्या है, आपका किताब है, और यही किताब आपका क्या हो जाता है, मेज हो जाता है। तो एक तरीके से ये भी तो कह सकता हूं कि ये पेन जो है वो मेज हो जाता है। कैसे, मैं आपको बता रहा, जैसे मैं ये कहूं कि x की वैल्यू कितनी है, y के बराबर है, और जो x है वो 5 है, कितना 5, और मैं अगर बात करूं कि z कितना है 5, तो आप देख रहे होंगे कि तो y जो है वो z के बराबर तो हुआ ही, और y तो x के बराबर भी था, यानी कि दोनों के बराबर। तो मैं तो ये कह ही नहीं सकता हूं कि x की जो है वैल्यू वो z की भी बराबर है। बस वही बात आपको यहाँ पे भी लिखी गई है। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सभी पेन जो है वो क्या है, आपकी मेज है। तो यहाँ पे सभी पेन मेज है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका पूरा करेक्ट हो जाता है। और इस तरीके से आपके जो टोटल 35 क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपके क्वेश्चन थे वो पूरी तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम हुई होगी या फिर स्पीड ज्यादा है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही समझने में, तो आप उसको बताइएगा, हम उसमें सुधार करेंगे। और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, आप उसको बताइएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। इसी तरीके से मैं आपको इस चैनल के थ्रू सारी चीजों को बताता रहूंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता रहूंगा। अगर आपको नीड पड़ेगी कि हमें लॉन्ग में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये जो तैयारी कराने की आपकी जो सीरीज है इसको मैं पूरी तरीके से हम लोग मिल करके कंप्लीट कराएं और आपको सारी चीजें प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।